क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग? एक रिक्शा वाला के लिए, एक पान वाले के लिए, एक नौकरी पेशा के लिए, एक न्यू कमर के लिए, एक बिगिनर के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का एक जरिया है। ये वाली बात वाकई फैक्ट है कि 92 से 93% ऐसे होते हैं जो गवाही देते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि क्यों 90% ट्रेडर्स ऑप्शन में पैसा गंवाते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट नीचे जा रही है तो क्या पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बन रहे? नहीं बनेंगे जी। आपने एसआईपी की म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, मार्केट नीचे जा रही है, पैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। बट अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट नीचे जा रही है तो पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग सट्टा है? जब आप सट्टा करते हैं तो आपके पास चार्ट्स नहीं होते हैं कि आप सट्टे में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किल सेट पे काम कीजिएगा तो ऑप्शन से आप प्रॉपर तरीके से पैसा बना सकते हैं। और इन सभी के बीच में आज आ जाती है फिर वीकली एक्सपायरी। क्या वीकली एक्सपायरी ने ट्रेड को ज्यादा रिस्की बनाया है? अगर मुझे डेल्टा का ज्ञान नहीं है, मुझे थीटा का ज्ञान नहीं है, मुझे वेगा का ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे कैच करूंगा कि ऑप्शंस के प्राइसिंग कैसे मूव करेंगे? क्या एआई और एल्गो ट्रेडिंग ने वाकई में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ाई? अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% मैक्सिमम होती है। म्यूचुअल फंड में भी 15%, एफडी में आप लगा रहे हैं 6.5-7% मिलता है। तो आप जब ऑप्शंस में करते हैं तो आप 500% क्यों सोचते हैं सारे? सर, बुल मार्केट या बियर मार्केट ज्यादा मजा किस में आता है? दोनों में मजा आता है, मूवमेंट होनी चाहिए। वैसे पैसे कमाने के लिए बियर मार्केट ज्यादा अच्छा है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। पिछले 24 साल में कई शोज किए, कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी स्पोर्ट्स, कभी लाइफस्टाइल। लेकिन आज का जो शो है ना, ये क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता का है। और जब विश्वास की बात आती है तो वहां से जुड़ जाता है क्या? आपके गाढ़ी कमाई का पैसा। वहां से जुड़ जाता है क्या? आपके निवेश का प्लान। और जब भी निवेश का प्लान होता है तो आप ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर ट्रेडिंग कर दें, ट्रेडर बने या फिर इन्वेस्टर बने। और इन सभी के बीच आप एक ऐसे चेहरे की तलाश हमेशा ही करते हैं जो क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय हो, और जिसने अपनी जिंदगी में खुद ही ट्राई और टेस्ट करके ये जाना हो कि हाँ, ट्रेडिंग क्या होती है। और जब ट्रेडिंग की बात आती है तो एक बड़ा खतरनाक सा शब्द चलता है जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। सुन करके तो रखा होगा ना आपने, या तो सुना होगा या करने का सोच रहे होंगे, या फिर आपके जहन में ये चल रहा होगा कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। बहुत बार आपने मुझे डीएम्स किए हैं और आपने ये कहा, ईमेल के जरिए भी आपने मुझे ये कहा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एक एपिसोड भी होना चाहिए, एक विश्वसनीय चेहरे को लेकर के आए। तो मैंने 140 करोड़ हिंदुस्तान के बीच से सबसे विश्वसनीय चेहरे की तलाश की, महीनों तक उन्हें ट्रैक किया, उनकी जितने भी एंगेजमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए मुझे फिर ये लगा कि ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अपने व्यूअर्स के लिए कि वो आएं, आपको गाइड करें। और ये सिर्फ नॉर्मल एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि आपके लिए एक गाइड बुक होने जा रहा है। वो गाइड बुक जिसमें विश्वास के साथ साथ सही रास्ता दिखाया जाएगा। मैं इससे पहले की शुरुआत करूं, एक बात ये कहना चाहेंगे कि YouTube की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, हम सभी का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। मेरे साथ में है सीए नितिन मुरारका जी। सॉरी सर, मैंने भूमिका थोड़ी सी बड़ी बांध दी। आप सीए नितिन मुरारका हैं, हेड रिसर्च डेरिवेटिव्स, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। सर, थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए। और बहुत दिन से मैं आपको ट्रैक भी कर रहा था। मेरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू राशिद जी, और सभी व्यूअर को नमस्कार। और सबसे फर्स्ट तो आपने इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग ऑप्शंस के बारे में बातचीत करेंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि पिछले मैं 20-22 सालों से ऑप्शंस ही कर रहा हूँ। तो हम ऑप्शंस के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं।
एक बात याद रखिएगा कि अपने रिसर्च पर तो आपको ध्यान देना ही है, उस पर आपको डिपेंड करना ही है। लेकिन जब नितिन मुरारका जी कोई बात करेंगे तो उसे समझिएगा और समझने के साथ-साथ ये समझिएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग को सट्टा या जुआ जैसा बिल्कुल भी ना समझें। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, निवेश समझदारी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आपके लिए चांसेस कहीं ज़्यादा खुल जाते हैं। सर, मैं आम आदमी के लिए मैं आज क्लास के साथ-साथ मास की बात करूँगा। मैं उस ट्रेडर की भी बात करूँगा जो घर बैठे हुए ये सोचता है कि 4 पैसे लगा दें। उस ट्रेडर की भी बात करूँगा जो है तो नौकरी पेशा, लेकिन अपने लंच के वक़्त में ये सोचता है कि कुछ ट्रेड कर लें और पैसे को इन्वेस्ट करने के साथ-साथ उसे थोड़ा हम घुमा भी दें और उसके ज़रिए मुनाफ़ा भी कमाने की कोशिश कर लें। जब ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात आती है और एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग? अगर बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछना चाहूँ, एक रिक्शा वाला के लिए, एक पान वाले के लिए, एक नौकरी पेशा के लिए, एक न्यू कमर के लिए, एक बिगिनर के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है? देखिए, वैसे अगर टेक्निकली देखा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हुँ, अब जैसे मान लीजिए मार्केट लगता है कि ऊपर जाएगी, तो उस केस में ऑप्शन ट्रेडर कॉल ऑप्शन लेता है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है जिसमें ऊपर जाने पे मुनाफा होता है। अगर मार्केट लग रही है नीचे जाएगी तो उस केस में हम लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के दो पहलू होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, और मार्केट की डायरेक्शन पे ये बाइंग की जाती है। इसमें बायर एंड सेलर दोनों होते हैं, यानी अगर हम एज अ बायर ट्रेड कर रहे हैं तो उस हुँ, केस में हम ऑप्शंस को बाय करते हैं। जहां तक बड़े सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए तो ट्रेडिंग में एक तो इन्वेस्टमेंट हो गई जहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, हुँ, एक हमारा फ्यूचर्स होती है जहां पे आप मार्जिन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, दूसरा एक ऑप्शंस होता है जहां पे केवल प्रीमियम देना होता है और जिसके ऊपर आप लिवरेज पोजीशंस लेते हैं। हुँ, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का एक जरिया है, हुँ, बट वहां पे रिस्क भी है। हुँ, क्योंकि कम पैसे में कम कैपिटल में अगर आप हुँ, ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं तो रिस्क बिल्कुल उसके साथ अटैच्ड होगा। और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। तो हुँ, ये अब काफी पॉपुलर है आज के समय में लोगों के बीच में, हुँ। क्योंकि इसमें लो हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड की पॉसिबिलिटी बनती है। एक बात याद रखिएगा, अगर नितिन मुरारका जी रिस्क की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाहते हैं कि आपके लिए शुरू से ही डूज़ एंड डोंट्स का समझना बेहद ज़रूरी है और हम यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सर, रिस्क का मतलब क्या? ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क का मतलब क्या? देखिए, रिस्क का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क लेकर के कितना प्रॉफिट कमाते हैं, हुँ, रिस्क टू रिवार्ड। किसी बिजनेस में ये होता है कि आपने कोई बिजनेस लगाया हुँ, और आपने रिस्क लिया कि भाई मेरा मैक्सिमम 10% डूब सकता है और हुँ, मैं 20% अर्न कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से हर गेम में रिस्क रिवार्ड है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। तो रिस्क का मतलब होगा कि कितना रिस्क आप लेने को तैयार हो कितना प्रॉफिट कमाने के लिए। हुँ, हुँ, अब जहां तक ऑप्शंस की बात है तो ऑप्शंस में एक एक दिन में ऑप्शंस के प्राइस 40-50% तक ऊपर या नीचे हो सकते हैं। हुँ, तो ऑप्शन में रिस्क भी हाई है और रिवार्ड भी हाई है। यानी अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप एक दिन में 50% भी कमा सकते हैं और 50% गंवा भी सकते हैं। हुँ, तो वहां पे रूल, डिसिप्लिन, ट्रिक्स, चार्ट्स, ये हुँ, सब की नॉलेज के साथ आप काम करेंगे तो आप वहां पे कम से कम रिस्क में रिस्क को मैनेज करते हुए आप प्रॉफिट बनाते हैं। तो रिस्क बेसिकली पूरी का पूरा जो ऑप्शन गेम है ये रिस्क को समझने का गेम है। डिसिप्लिन और रिस्क को अगर आप कैलकुलेट करके चलें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुली प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आपको आज के दिन में मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो सबसे फर्स्ट उनका फोकस होता है रिटर्न पे, रिस्क पे हुँ, फोकस नहीं होता है। हुँ। तो ऑप्शंस के गेम में आपको प्राइमरी होता है कि आप रिस्क को समझें कि मेरा मैक्सिमम रिस्क किसी भी ऑप्शन में कितना हो सकता है, तभी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से वॉरेन बफे भी बार-बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के दुनिया को डराते रहते हैं, है ना? देखिए, वो फैक्ट है कि वो वॉरेन बफेट डराते रहते हैं, जो बट जो ये वाली बात वाक़ई फैक्ट है कि 92 से 93% ऐसे होते हैं जो गवाही देते हैं। देखिए, ये सेबी का डेटा बोलता है, बट हुँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि क्यों 90% ट्रेडर्स ऑप्शन में पैसा गंवाते हैं। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हुँ, जिससे आप हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं हुँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, मार्केट नीचे जा रही है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं मार्केट नीचे जा रही है, हुँ, तो क्या पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बन रहे हैं? नहीं नहीं, बनेंगे। जी, आपने एसआईपी की म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, मार्केट नीचे जा रही है, पैसे बनेंगे?
नहीं बनेंगे। हम्म, बट अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट नीचे जा रही है तो पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रही है तो पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट किधर भी नहीं जा रही है तो भी पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं कॉल एंड पुट दोनों बेच रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन ट्रेडर है वो हर सिचुएशन में पैसे बना सकता है, या मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या मार्केट बिल्कुल भी कहीं नहीं जाए। तो मैं तो ऐसा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि रिटेल ट्रेडर क्यों ऑप्शन में पैसा नहीं बना पा रहा है। 92% सेबी का डेटा बोलता है लूजर्स हैं। उसके पीछे मेन रीजन ये लगता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। वो ग्रीड फियर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्लान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो चार्ट्स के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो रूल्स के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपर आप डिसिप्लिन के साथ ऑप्शन ट्रेड करें तो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हर सिचुएशन में पैसा बना सकते हैं, ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो यही मानता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट बिल्कुल बनाया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, नॉलेज की जरूरत है, जिसे हर रिटेल ट्रेडर को समझना चाहिए। नितिन मुरारका जी अगर ये कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब ही आप समझिएगा कि ऐसा उनका कतई नहीं कहना है कि आप आंखें बंद करें और ऑप्शंस ट्रेडिंग में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसे ही आप उतर जाएं। सर, जब आपने सोशल मीडिया पर फ्लोट किया कि नितिन मुरारका जी आज इंटरव्यू में मेरे साथ में हैं, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि एक सवाल आपसे करें। एक आम आदमी का सवाल था, और सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई के एक व्यूअर हैं जिनका नाम है अभिषेक। उन्होंने आपसे एक सवाल किया, मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि नितिन जी से ये पूछा जाए कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग सट्टा है? एक, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग जुआ है? दो, और एक जमाने में जैसे मुंबई महाराष्ट्र में चलता था मटका, जहां पर नंबर्स पर हम एक तरीके से बोली लगा देते थे भाई। उन्होंने कहा कि ऑप्शंस भी तो वैसा ही है, वहां पर रिस्क भी है, ठीक वैसे ही मटका में भी रिस्क होता था। तो आपसे ये सवाल किया जाए, उन्होंने कहा क्या वैसा ही है? ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, ये 100% स्किल का गेम है। ठीक है। जब आप सट्टा करते हैं तो आपके पास चार्ट्स नहीं होते हैं। क्या आप सट्टे में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई प्लान होता है? क्या आपके पास कोई स्टॉप लॉस होते हैं? क्या आपके पास कोई टारगेट्स होते हैं? बट जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक सेट रूल्स होते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप ऑप्शंस ट्रेड को करते हुए 60-70% एक्यूरेसी के साथ ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए। बट जब आप सट्टा करते हैं तो क्या आप 60-70% प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्या आप बैक टेस्ट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ऑप्शन एक स्किल सेट का गेम है, कोई सट्टा नहीं है। अगर आप अपने स्किल सेट पे काम कीजिएगा तो ऑप्शन से आप प्रॉपर तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि बिल्कुल भी सट्टा नहीं है। तो एक बात ये समझाइएगा, कैश मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शंस, इनमें बेसिकली फर्क क्या होता है? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर मुझे एसआईपी करनी, फर्ज कीजिए मुझे एसआईपी करनी, यानी यानी म्यूचुअल फंड में अगर मुझे जाना है, या फिर डायरेक्ट इक्विटी में जाना है, यानी मैं निफ्टी 50 में जाना है, या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बड़ी कंपनी में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो मैं पहली चीज क्या देखता हूँ? कंपनी के फंडामेंटल्स। और कहते ही हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स जितने मजबूत हैं उसी हिसाब से आप अपना फैसला करें। क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कहीं फंडामेंटल की जगह है? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई, तो इसमें मोमेंटम देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म हाँ। मोमेंटम क्या है। तो फंडामेंटल फैक्टर उतना काम नहीं करता है, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो पूरा का पूरा बहुत शॉर्ट टर्म प्ले है। मैक्सिमम जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर हैं वो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे चार्ट स्टडी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, प्राइस पैटर्न्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, वहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे डिमांड सप्लाई का जो प्ले है वो लॉन्ग टर्म प्ले है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन क्योंकि जीरो सम गेम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब हुआ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं उसमें एक पार्टी अगर लॉस कर रहा है तो दूसरा पार्टी प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो और जो इन्वेस्टमेंट का गेम है वो कंप्लीटली मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होती है तो ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती है, तो कंट्री की वेल्थ बढ़ती है। तो दोनों अलग अलग सिनेरियो है। तो पूरा का पूरा फ्यूचर ऑप्शन ये डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम, प्राइस एक्शन, शॉर्ट टर्म डिमांड और डेटा पे। और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मैंने अभी तक समझा है वो है निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्या है ये? आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें तो। देखिए, निफ्टी ऑप्शंस ये क्या है, पॉपुलर पिछले 6-7 सालों में बहुत हो गई है। इसके पीछे फर्स्ट रीजन है कि जो गवर्नमेंट सेबी की तरफ से इसमें वीकली ऑप्शंस लाई गई।
उसके बाद से इसमें लिक्विडिटी भी बहुत आ गई, क्योंकि वीकली ऑप्शंस है तो कॉन्ट्रैक्ट हर वीक एक्सपायर होता है। तो हर वीक एक्सपायर होता है तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, बहुत मोमेंटम मिल जाते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, नए नए यंग ट्रेडर्स ऑप्शंस की तरफ आ गए। प्लस इंडेक्स खासतौर से एक ऐसा ब्रॉडर मार्केट है जिसे निफ्टी को सभी लोग ट्रैक करते हैं, एक निफ्टी और एक सेंसेक्स। आजकल सेंसेक्स का भी वीकली ऑप्शंस आ गया है, जो भी काफी पॉपुलर होने लग गया है। बीच बीच में किसी किसी दिन सेंसेक्स का वॉल्यूम निफ्टी के वॉल्यूम से भी ज्यादा हो जा रहा है। तो पॉपुलरिटी दोनों इंडेक्स में है। उसका मेन रीजन है कि ये दो इंडेक्स वर्ल्ड वाइड ट्रैक किए जाते हैं। तो एफआईज भी काफी ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की भी पोजीशंस हेजिंग की होती है, प्रोप्राइटरी फंड्स भी करते हैं और रिटेल तो करते ही करते हैं। इसमें लिक्विडिटी भी है और ये एक ऐसा इंडेक्स है, खासतौर से निफ्टी, जिसमें जो डेटा बनते हैं ओपन इंटरेस्ट के वो एक्यूरेटली काम करते हैं। यानी आप जो डेटा एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से जो आप प्रेडिक्शन करेंगे वो प्रेडिक्शन भी सही बैठता है। तो कुल मिला के इसमें पॉपुलरिटी होने के का मेन रीजन है कि इसका वीकली ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन होना। इसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गया। इससे पहले कि मैं सेक्शन में आगे बढ़ूं, एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम यहां पर कोई गारंटी नहीं ले रहे, और मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां किसी भी तरह का कोई एक पार्टिकुलर रेकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता था कि सीए नितिन मुरारका के साथ में आप जुड़ें, एक ऐसा चेहरा जो बहुत पॉपुलर है, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा ही आपको ठीक दिशा में गाइड करने का एक संकल्प रखते हैं, और यही एक वजह है कि मैंने आज ऑप्शंस ट्रेडिंग को चुना। सर एक बात और बताइएगा आप कि जब ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो लोग क्या कहते हैं, चार्ट्स। जब चार्ट्स की बात आती है तो फिर टेक्निकलिटीज और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात आती है। जब टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं भैया मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ में नहीं जुड़ा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, इस तरह की बात कही जाती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ हार्डकोर प्रोफेशनल्स के लिए है या फिर आम आदमी के लिए भी है, और इसको लेकर के रेगुलेशंस थोड़ी सी अगर आप बता पाएं। देखिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये आम आदमी भी प्रोफेशनल तरीके से कर सकता है। अब हमें यह समझना होगा कि जो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं ताकि आम आदमी उसे कर पाए। तो प्रोफेशनल मेनली फोकस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, यानी मैं कितना रिस्क ले रहा हूं तो मेरा क्या रिटर्न हो। दूसरी बात हो गई, प्रोफेशनल फोकस करते हैं चार्ट स्टडी पे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का गेम है। तो शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस का, एक्शंस का एक आइडिया होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि आप जब ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो आपको फटाफट प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए चार्टिंग आना चाहिए। तीसरा जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेटा। डेटा का मतलब ऑप्शन चेन एनालिसिस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर जिसे सिंपल मूविंग एवरेज के एक दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट पे, कुछ चार्ट्स और डेटा पे काम करते हैं। तो एक लेमैन अगर ये कुछ चीजों को सीख ले तो वो ट्रेडर बन सकता है। इसके लिए आपको न सीए की जरूरत है, न इंजीनियर की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ये पूरा माइंडसेट का गेम है। यानी मेरे जैसा जो कम ज्ञान वाला, कम नॉलेज वाला भी है, वो भी कर सकता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3-6 महीने, केवल 3-6 महीने इसे ढंग से, जो चार्ट्स है, थोड़ा डेटा एनालिसिस को अच्छे से सीख लें, तो आप 3 से 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस करते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसे लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा के, बहुत सारी चीजों को देख के। बट एकदम ये सिंपल टूल है, सिंपल इंडिकेटर्स यूज करके आप ऑप्शंस में पैसे बना सकते हैं। अच्छा, मेरे बहुत से व्यूअर्स शायद ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आपके जरिए भी कनेक्टेड रहे वो? फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ और मैं पिछले 22 सालों से निफ्टी ऑप्शंस ही कर रहा हूँ। तो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर है। और अगर मेरे साथ आपको कनेक्टेड होना है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, तो हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, एसएमसी ग्लोबल का टेलीग्राम चैनल है, स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम लोग लाइव मार्केट में आपको ट्रेड कराते हैं। यानी कि हम आपको लाइव मार्केट में, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, तो लाइव मार्केट में हम आपको ट्रेड देते हैं कि देखो इस लेवल पे लेना है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोग ट्रेड रिकमेंड करते हैं उसके पीछे आपको रीजन देते हैं, हर ट्रेड के पीछे, कि ये ट्रेड ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है, और वो रीजन बैक्ड बाय ऑल द फैक्ट्स, डेटा, कि ये चार्ट बना है, इसके पीछे ये पीसीआर डेटा है, ये वॉल्यूम का डेटा है। तो बेसिकली उसका फायदा क्या होता है कि आप लर्न कर जाते हो, क्योंकि एक होता है पोस्ट मार्केट लर्निंग, एक होता है लाइव मार्केट में ट्रेड भी करो, लर्न भी करो
और उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखता है, क्योंकि लाइव मार्केट में जब मैं आपको ट्रेड करा रहा हूँ और लॉजिक्स दे रहा हूँ, तो अगर वो ट्रेड सही होगा तो आपको लॉजिक याद होगा कि नहीं होगा, कि अच्छा इस लॉजिक पे ट्रेड किया था तो प्रॉफिट हुआ। अगले दिन जब सेम पैटर्न फिर से बनेगा और सेम लॉजिक रहेगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस डबल रहेगा, क्योंकि पिछले दिन आपने उसी लॉजिक पे ट्रेड किया और प्रॉफिट हुआ। करेक्ट। और अगर लॉस हुआ तो लर्निंग मिलेगी कि ये लॉजिक गलत हो गया तो हमें लॉस हो गया। तो बेसिकली मेरे साथ जुड़ने का तरीका है कि आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि आपको ट्रेड के साथ साथ हम लॉजिक शेयर करते हैं, जिससे आपकी 2-3 महीने में लर्निंग हो जाती है कि मुझे ट्रेड किस बेसिस पे लेना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे टारगेट रखना है और कौन सा सेटअप बने तो ट्रेड करना। तो आपकी इजाजत से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर सकता हूँ लिंक? बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। इज इट परमिटेड? यस यस यस, ठीक है। तो व्यूअर्स, बीच में आप ये जान जाएं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एक लिंक नजर आ रहा है, उसके जरिए आप सीए नितिन मुरारका की रिसर्च के साथ में डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में कोई भी असेट क्लास है, मैं किसी भी असेट क्लास की बात करता हूं या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, आपके लिए आसान शब्दों में याद रखिएगा, हमेशा ये कहा जाता है सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। इसलिए आप अपनी तरफ से भी रिसर्च प्रॉपर कर लीजिएगा। मैं एक नहीं, बार बार कई बार आपसे कहूंगा। सर, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की बात आप शुरू से कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ में अगर आप समझा सके, क्योंकि आपने कहा एक है मार्केट नीचे जाए तो, एक है मार्केट अप जाए तो ये कॉल और पुट को इजीएस्ट वे में आप बताइए एक बार मुझे। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मार्केट मान लीजिए चल रही है 24,000, फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करते हैं, और मुझे निफ्टी लग रहा है कि 24,200 चली जाएगी, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग 24,000 की कॉल ऑप्शन लेते हैं, और कॉल ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है, और वो प्रीमियम इंक्रीज होता है क्योंकि हम मार्केट में बेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो एक राइट हम खरीदते हैं जिसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, ऊपर जाने का राइट। तो मार्केट ऊपर जाती है तो वो जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, जो राइट हमने खरीदा, वो प्राइस इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर सपोज कीजिए मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी और 24,000 पे मार्केट है, लग रहा है कि 23,800 चली जाएगी, तो उस केस में हम लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं। यानी कि एक प्रीमियम मार्केट कोट करता है जिसे हम खरीदते हैं और बेट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, और जब मार्केट नीचे जाती है तो वो जो पुट के प्रीमियम वो इंक्रीज होते हैं। तो ये प्रीमियम्स की ट्रेडिंग होती है जिसे खरीद बिक्री एक्सचेंज के थ्रू हम करते हैं। तो जो पूरा ये ऑप्शन का गेम है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो आप कॉल एंड पुट को खरीद करके प्रॉफिट बना लेते हैं, और अगर आपके डायरेक्शन में चली गई तो बहुत तेजी से कॉल्स एंड पुट्स के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, जहां से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये सिंपल है, ऊपर जाने में कॉल ऑप्शन लेना है, नीचे जाने में पुट ऑप्शन लेना है, और इस हिसाब से ये ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। आपने बताया कि पिछले 22 साल से लगभग 2.5 दशक, लगभग सवा 2 दशक से आप कर रहे हैं। करीब 2004 से मैं निफ्टी ऑप्शंस कर रहा हूँ। 2004 से। और निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी आई थी 1996 में निफ्टी लॉन्च हुई थी। और ऑप्शंस मुझे याद है 2002-3 में तो बहुत ज्यादा डेप्थ भी, लिक्विडिटी भी नहीं हुआ करती थी। उस समय मंथली ऑप्शंस होते थे, तो उस समय बहुत कम लोग थे जो ऑप्शंस में ट्रेड किया करते थे, और मैं उस समय से निफ्टी ऑप्शंस को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कोई टेन्योर ऐसा भी आया कि जब आपने निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए एक प्रॉफिट वाला ही टेन्योर है? देखिए, इसमें ये जब इसमें एक और लॉजिक में मैं देता हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों की हम बात करते हैं। 2008 का जो टेन्योर था उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो रिसेशन के समय, क्योंकि उस समय विक्स बहुत बढ़ गई थी। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और विक्स जब बढ़ जाती है तो ऑप्शन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उस केस में ऑप्शन बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाइंग करके प्रॉफिट बनाना। तो 2008 और 9 का पीरियड काफी टफ रहा था, जब हमें ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं बन पा रहे थे क्योंकि प्रीमियम्स इतने एक्सपेंसिव थे, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। प्रॉफिट्स बने कोविड के बाद, जब मार्केट में रैली बनी, क्योंकि कोविड के समय बहुत पैनिक आया, उसके बाद मार्केट में वन वे रैली बनी। तो वो वन वे जो रैली बनी, उस केस में वॉलेटिलिटी कम थी, क्योंकि क्या है, डेटा बनता था और डेटा की एक्यूरेसी आती थी। तो वो जो करीब करीब आप माने 2022, 23, 24 ये पीरियड के बाद से हमें कंटिन्यूअस बहुत अच्छा रहा, और खास तौर से पिछले 26 महीनों से मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान नहीं हुआ है। कंसिस्टेंट 26-27 महीनों से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मंथ ऑन मंथ। डेज ऑन डेज नुकसान हुआ होगा क्योंकि हर दिन पॉसिबल नहीं आदमी प्रॉफिट बना पाए, बट मंथ ऑन मंथ पिछले 26 महीने से मुझे नुकसान। हालांकि ये जो निफ्टी विक्स की आप बात कर रहे हैं, निफ्टी विक्स एक ऐसा शब्द है ना कि जो कभी कभी अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन इसे कहते हैं फियर इंडेक्स, डराता बहुत ज्यादा है। क्यों है ये फियर इंडेक्स?
निफ्टी विक्स को हम फियर इंडेक्स ही बोलते हैं। हम्म, लोग उसे निफ्टी विक्स बोलते हैं, इंडिया विक्स बोलते हैं, मैं उसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी का और विक्स का कोरिलेशन इनवर्स होता है, यानी कि ठीक है। मार्केट में जब लगेगा कि मार्केट गिर रही है हम्म, तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ऊपर जाने लगता है। हम्म, यानी ये एक पैरामीटर है या एक बैरोमीटर आप मान लीजिए जो फियर को बताता है। यानी अभी जैसे यूएस ईरान वाली टेंशन चल रही है हम्म, तो विक्स ऊपर आ गई है। तो करेक्ट। जब जब विक्स ऊपर जाने लग जाए आप समझो कि मार्केट में कुछ डर आ रहा है, कुछ फियर आ रहा है, हम्म, तो ऑप्शन बायर को विक्स इंडेक्स जरूर देखना चाहिए। इसका एक नॉर्मल रेंज होती है 10 से 15। 10 से 15 के बीच में विक्स है, इसका मतलब मार्केट में कोई डर नहीं है, मार्केट स्टेबल है। आप बहुत आराम से काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। हम्म, अगर ये 15 से 20 चली गई तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 20 से ऊपर चल गई तो खतरा है, स्टॉक नहीं खरीदना है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। अगर फालतू स्टॉक है तो बेच के निकलना है। अगर 25 से ऊपर चली गई तो एफएनओ से बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। नो ट्रेडिंग इन एफएनओ अगर 25 से ऊपर है। 30 से ऊपर है तो ट्रेडर को मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। तो और 35, 36, 40 चली गई तो वो बहुत ही रिस्की जोन में हो गई। अभी जो विक्स चल रही है वो 18, 19 के आसपास चल रही है। तो अभी ये सिनेरियो थोड़ा सा हाई वोलेटाइल सिनेरियो, बट अगर ये 20 से ऊपर चलने लग जाएगी तो फिर रिस्की सिनेरियो हो तो जाएगा। अगर विक्स का रिकॉर्ड हम देखते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की जोन में कब गया और कितना देखिए था? पूरे साल में मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स 15 के नीचे होती है। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे पिछले 15-20 सालों के डेटा को तो 90% ऑफ द टाइम विक्स बिलो 15 होती है। ये 2008 में विक्स एक समय में 90 चली गई थी। 90 ये लीमन ब्रदर्स लीमन क्रैश वाले टाइम, 2008 की बात है। रिसेशन वाला जो, रिसेशन हाँ, कोविड के टाइम पे भी विक्स करीब 60-70 के आसपास चली गई थी। यानी कोविड के बाद मार्केट में सेलिंग फ्रीज, बहुत तेजी से मार्केट गिरने लग गई थी, तो उसके बाद विक्स सूट अप हो गई थी। विक्स जैसे ही सूट अप होने लग जाए आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ मार्केट में प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो ये कंप्लीट बहुत ही अच्छा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। इनफैक्ट ये फियर फैक्टर को क्लियरली इंडिकेट करता है। तो जब जब विक्स अगर 20-22 के ऊपर चला जाए इसका मतलब आप एफएनओ में लिवरेज पोजीशन अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अगर विक्स में फियर आ रहा है तो इसका मतलब आपको एफएनओ में नुकसान होने के चांसेस है। तो विक्स को बिल्कुल हर ऑप्शन बायर को देखना चाहिए। यहाँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब भी आप चलते हैं तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, और बहुत ही फंडामेंटल तरीके से नितिन मुरारका जी आपको समझा रहा है। और मुझे पता है कि आपका अगला सवाल एक ये होगा कि अगर नितिन जी कई बार रिस्क मैनेजमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं तो शायद उनसे ये पूछना चाहिए कि ऑप्शन खरीदना और ऑप्शन बेचना, रिस्क किसमें ज्यादा है और क्यों? थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है, क्योंकि क्या है वो जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं True. तो रिस्क अनलिमिटेड है। हम्म, और ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड होता है, क्योंकि वो उस केस में वो केवल प्रीमियम दे रहे हैं। तो बट क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम का पूरा रिस्क है तो वहां पे आपका 100% कैपिटल का भी रिस्क है। और ऑप्शन जब आप सेलिंग करते हैं तो उस केस में आपका कैपिटल से ज्यादा रिस्क है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप गैम्बलिंग के जैसे करेंगे तो दोनों में ही रिस्क है, क्योंकि क्या है प्रीमियम डिके हो जाती है। तो रिस्क तो दोनों में है, बट वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड टू द प्रीमियम है और ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। बट दोनों में रिस्क है, आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना होता है। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि दोनों केस में आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। मैं बाद में स्टॉप लॉस को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा भी। जी। और व्यूअर्स, अगर नितिन जी बार बार ये कह रहे हैं ना, इतने बड़े गेस्ट अगर आपको बार बार ये गाइड कर रहे हैं कि सट्टे जैसा बिल्कुल मत समझिएगा, फ्यूचर ऑप्शंस को गैम्बलिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ अंदाजा लगा के किसी से इन्फ्लुएंस हो करके करना नहीं। और इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूं कि अगर ठीक तरीके से गाइड करने वाले एक मेंटोर मेरे सामने बैठे हुए हैं तो इनकी बातों को भी आप समझिएगा। सीए नितिन मुरारका यही चाहते हैं कि आप उनके साथ में जुड़ करके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए समझें कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे है। सबसे पहले समझें और उसके बाद ही फिर उतरने की कोशिश करें। और रिस्क बहुत ज्यादा है और इसीलिए आपको बेहतर गाइड होना है, मिस गाइडेड कभी भी नहीं रहना। सर एक बात ये बता दें, बहुत से व्यूअर्स ये कहते हैं कि जब सिलेक्शन की बात आती है तो मेरे सामने एक सेंसेक्स इंडेक्स ऑप्शन आ जाता है, एक निफ्टी ऑप्शन आ जाता है, किस आधार पर सेलेक्ट करें, कैसे करें, पैरामीटर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या चीज दिमाग में रहनी चाहिए? देखिए अभी वीकली ऑप्शंस निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। जब आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपकी जो कैपिटल लगती है, मेन जब ऑप्शन ट्रेडर सेलेक्ट करता है तो वो तो क्या तो देखता है कि मेरा कैपिटल कितनी लग रही है, मेरा रिस्क कितना है, जी,
और लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है, और डेटा जो है वो किस में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, वॉलिडिटी मुझे किस में कम मिलेगी। तो अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स में कंपेयर करूं, तो अगर मुझे निफ्टी में एक लॉट में काम करना है तो निफ्टी का लॉट साइज है 65, सेंसेक्स का लॉट साइज है 20। निफ्टी की एट द मनी कॉल का प्राइस होता है करीब 100-150 के आसपास, तो मुझे उसमें कैपिटल मुश्किल से 100 यानी 6-7 हज़ार रुपये का कैपिटल लगता है। अगर मैं सेंसेक्स एट द मनी कॉल करूं तो वहां पे मुझे 700-800 रुपये का प्रीमियम होता है, तो और 20 का लॉट साइज तो 15,000 रुपये लगते हैं। तो अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स में कंपेयर करूं तो मुझे निफ्टी में कैपिटल कम लग रही है, तो कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बेटर है। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन में निफ्टी बेटर है, क्योंकि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। सेंसेक्स भी अच्छा है बट निफ्टी में कंपेरेटिवली ज्यादा है। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सेंसेक्स जो है वो निफ्टी का 3 गुना है, यानी अगर निफ्टी है 24,000 तो सेंसेक्स है 77,000। तो अगर प्राइस 3 गुना है तो वॉलेटिलिटी भी 3 गुना होगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट है। निफ्टी 20 पॉइंट मूव करेगी तो सेंसेक्स 60 पॉइंट मूव कर जाएगा। तो वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंसेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ट्रेडर के लिए कैपिटल, रिस्क और वॉलेटिलिटी, ये तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो तीनों निफ्टी में कम है, सेंसेक्स में ज्यादा है। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप निफ्टी करो, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज आ जाती तो फिर आप सेंसेक्स की तरफ जा सकते हैं। और एक और शब्द भी बहुत बहुत एप्रीहेंसिव सा रहता है कई बार, और वो है कि भाई हम सौदा काट करके निकल जाएंगे, कुछ कहते हैं स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, और इन सभी के बीच में आज आ जाती है फिर वीकली एक्सपायरी। क्या वीकली एक्सपायरी ने ट्रेड को ज़्यादा रिस्की बनाया है? दोनों केस है, अपॉर्चुनिटीज भी है और अगर आप इसे गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं तो रिस्की भी है। आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो वीकली एक्सपायरी आ गई तो हीरो जीरो कर लिया। तो हीरो जीरो कोई मतलब नहीं है ना। हीरो जीरो ऐसा क्या होता है? अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि हाँ भाई मुझे इतना रिस्क है और मुझे इतना रिवार्ड कमाना है, तो आपके लिए वो गेम प्लान सही है। तो वीकली एक्सपायरी से मुझे तो लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, क्योंकि जब मंथली एक्सपायरीज होती थी तो इतने वॉल्यूम्स नहीं थे निफ्टी ऑप्शंस में, या इतना बड़ा काम नहीं होता था। बहुत सारे एफआईज का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। आपको वीकली एक्सपायरी आने से निफ्टी में मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आप उसको कैच कर पाते हैं तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से वीकली एक्सपायरी आने से उनके लिए रिस्की है जो हीरो जीरो कर रहे हैं, विदाउट डेटा काम कर रहे हैं, बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। तो मैं तो यही मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, घटी नहीं है इससे। बहुत से इनफैक्ट व्यूअर्स ने कहा भी था कि हीरो जीरो को लेकर के बात करूं, आपने इनफैक्ट काफ़ी हद तक क्लियर भी कर दिया है। सर, ऑप्शंस ग्रीक को लेकर के भी थोड़ी सी बात कर लें अगर आप कहें तो, क्योंकि ट्रेडर्स ये कहते हैं कि ऑप्शंस ग्रीक पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात होती है ना डेल्टा, थीटा, वेगा, क्या वाकई इंपॉर्टेंट है? देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है, हाँ। भाई ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, तो उसको डिराइव करने में या उसको बेसिकली फैक्टर कैलकुलेशन में डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, ये 4 ग्रीक्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। डेल्टा ये बताता है कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन बायर या सेलर हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना कि निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगी तो मेरी कॉल ऑप्शन कितना ऊपर जाएगी। बट उसके बाद सेकंड आता है थीटा। तो थीटा ये बताता है कि एक दिन निकल जाएगा तो मेरा टाइम वैल्यू कितनी चली जाएगी। तो एज अ ऑप्शन बायर मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर एक दिन निकल गया तो मुझे टाइम का कितना नुकसान होगा। तो मुझे थीटा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी मैं ये समझ पाऊंगा कि एक दिन निकलने से ऑप्शंस के प्रीमियम कितने जाएंगे। उसके बाद आती है वेगा। वेगा ये बताता है कि मार्केट में विक्स बढ़ेगी, जो फियर फैक्टर है, तो मेरे प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आएगा। विक्स घटेगी तो प्रीमियम घटेगा। तो एज अ ऑप्शन बायर आप सोचिए, अगर मुझे डेल्टा का ज्ञान नहीं है, मुझे थीटा का ज्ञान नहीं है, मुझे वेगा का ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे कैच करूंगा कि ऑप्शंस के प्राइसिंग कैसे मूव करेंगे। तो कम से कम आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि डेल्टा, थीटा और वेगा ये कैसे इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद और भी ग्रीक्स आते हैं, गामा आती है, उसके लिए जरूरत नहीं है। बट कम से कम आपको डेल्टा, थीटा और वेगा, ये 3 ग्रीक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और ये तीनों ग्रीक्स लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ग्रीक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आप रखें। और नया ट्रेडर क्या होता है ना कि इन सब के बिना ही ट्रेडिंग के मैदान में उतरने की कोशिश करता है और वहाँ पर गलती हो जाती है। नए ट्रेडर से और क्या-क्या गलतियाँ होती हैं सर? भाई नए ट्रेडर सबसे बड़ी गलती है तो वो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को खरीद लेते हैं। अब मार्केट चल रही है इन्फ्लुएंस में आकर 24,000 के। 24,000 चल रहे हैं।
अब 24,400 की कॉल ऑप्शन ने जाकर के खरीद ली, जो बहुत आउट ऑफ मनी है, और 4 दिन के बाद निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है। अब 4 दिन में अगर 400 पॉइंट ऊपर नहीं गए मार्केट, तो आपकी कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें केवल टाइम वैल्यू है। तो सबसे बड़ी गलती तो आप डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खरीदते हैं, वो करते हैं। दूसरी बड़ी गलती, आप स्टॉप लॉस नहीं रखते। भाई आपने लिया, आपको लगता है कि चलो मैक्सिमम रिस्क मेरा कितना है, प्रीमियम ही तो जाएगा, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपका पूरा का पूरा प्रीमियम 100% कैपिटल चली जाएगी। तो ऑप्शन आपको बिना लॉस के बिना स्टॉप लॉस के करना नहीं है। दूसरा, अगली गलती करते हैं कि लॉस हो रहा है तो आप ओवरनाइट कैरी कर लेते हैं पोजीशंस को। भाई जिस ऑप्शंस के ऑप्शन एक फ्री ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं मिलेगी तो वो गल जाएगी, आइस की तरह है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू होती है। अगर आपकी पोजीशन लॉस में है तो उसे कभी भी गलती से ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो लॉस वाली पोजीशन और लॉस में चली जाएगी। चौथी गलती जो मुझे लगता है बहुत कॉमन है, लॉस में आप ऑप्शंस को एवरेज आउट कर लेते हैं। भाई आपको लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है 50 रुपए मिल रही, चलो 30 रुपए मिल रही है, मैं एवरेज आउट करके निकल जाऊंगा, और वो 30 की जगह 20 आती है, आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। तो ऑप्शन में आप एवरेज आउट मत कीजिए। एक और लगता है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं लोग, भाई लॉस हो रहा है उसे कवर करने के लिए और एक ट्रेड ले लिया, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो ये सब मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस को लेकर के और भी बात करना आपसे चाहूंगा। स्टॉप लॉस को लेकर के स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि आपने बता ही दिया है कि स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की आपके लिए हो सकता है। तो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कौन से वो 3-4 पॉइंट्स हैं जो जहन में होनी चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले मैं आपको बता दूं, पिछले 6-7 सालों से मैंने आज तक स्टॉप लॉस स्किप नहीं किया है। अच्छा। यानी कि नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेड, ये आपका फर्स्ट गेम प्लान होना चाहिए। ठीक है। अब स्टॉप लॉस डिसाइड हम लोग 3-4 तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं कि फिक्स्ड प्रीमियम स्टॉप लॉस, यानी अगर मैं लेमैन हूं, मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये कर लिया कि मुझे कैपिटल पे 20% का नुकसान हो रहा है, मुझे स्टॉप लॉस ले लेना है, तो एक हो गया प्रीमियम स्टॉप लॉस। अगर मुझे चार्ट्स वगैरह देखने आते हैं तो उस केस में हम टेक्निकल स्टॉप लॉस यूज करते हैं, लेवल्स को निकाल करके कि ये चार्ट्स का लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हमें निकलना है। तीसरा, मान लीजिए मुझे चार्टिंग नहीं आती है, तो उस केस में हम लोग एक और स्टॉप लॉस यूज करते हैं, टाइम स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है। मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया और 3 घंटे के बाद उसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ, वहीं का वहीं घूम रहा है, तो उसमें टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। तो हम लोग नॉर्मली जब इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम 2 घंटे की होती है। अगर 2 घंटे में प्रॉफिट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से हम पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करने का 2-3 तरीका है। एक, आप फिक्स स्टॉप लॉस रख लीजिए कैपिटल का। दूसरा, अगर आपको टेक्निकल आता है तो टेक्निकल स्टॉप लॉस रखिए। तीसरा, आप टाइम स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ट्रेड टाइम के साथ मैच्योर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रेड गलत हो सकता है। हाँ, करेक्ट, ट्रू। और एक और चीज यहाँ पर आती है, जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आ रही है तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के फर्क को कैसे समझाएंगे आप? इंट्राडे का मतलब आप आज ही ले रहे हो और आज ही काट रहे हो, तो वो हाँ। इंट्राडे हो गई। पोजिशनल आप कैरी कर रहे हैं। हाँ। तो ऑप्शंस में खास तौर से हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो उसे आप इंट्राडे ही कीजिए। कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो आप हेज पोजीशंस कैरी कीजिए, जैसे बुल स्प्रेड्स हो गई या बियर स्प्रेड्स हो गई। ओवरनाइट कभी भी नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करना चाहिए, खास तौर से जब विक्स 15 से ऊपर चल रही है, क्योंकि जब 15 से ऊपर विक्स है तो मोस्टली मार्केट जो बंद होगी उसके रिवर्स अगले दिन खुलेगी, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक रूल आप बना लीजिए कि अगर विक्स 15 से ऊपर है तो मुझे कभी भी नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करनी है। अगर मैं कैरी करूंगा भी तो कंप्लीट हेज ऑप्शंस, बुल स्प्रेड्स या बेयर स्प्रेड्स कैरी करूंगा। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको केवल इंट्राडे डेटा देखना होता है। ऑप्शन चेन का डेटा हो गया, वीवैप जो हम लोग यूज करते हैं, इंट्राडे चार्ट्स यूज करते हैं। जब आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कल के इवेंट्स को भी ध्यान रखना है कि कल कोई इवेंट्स तो नहीं आने वाला है। थोड़ा सा उसमें लंबे ट्रेंड्स पे ध्यान रखना होता है। तो अगर आप शुरुआत, जैसे मान लो आप रिटेल ट्रेडर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर उस केस में इंट्राडे बेहतर है। और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस केस में आपको फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी होती है। बट आप इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंट्राडे ज्यादा बेहतर। अच्छा, अमूमन क्या होता है, जो ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टर होता है, वो चाहे इंट्राडे हो, मैं निफ्टी 50 में अगर मान लीजिए उस इंडेक्स में जा रहा है, या इंडेक्सेशन के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो कुछ चीजें उसके ध्यान में होती है। आजकल ये होता है ना कि भाई कल मार्केट क्या करने वाला है, इसका एक इंडिकेशन हम गिफ्ट निफ्टी से ले लेते हैं। ठीक है, एक इंडिकेशन हम यहाँ से ले लेते हैं,
या फिर कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि अगर क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं तो वहां से कुछ इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं जो थोड़ा सा पहले ही ये बताने लगते हैं कि हाँ बाजार का सेंटिमेंट बोलता क्या है। क्या फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शंस को भी लेकर के इस तरह के कुछ इंडिकेटर हैं जो कुछ घंटे पहले या थोड़ी देर पहले कोई एक इशारा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, उन्हीं गेम प्लान्स की मैं बात कर रहा हूं कि फ्यूचर ऑप्शन कोई भी मार्केट में मूवमेंट के पहले पोजीशंस बनती है। बिना पोजीशंस के मार्केट नहीं चलेगी। ट्रू। प्राइस एक्शन होगा जब ऑलरेडी पोजीशंस बन बन जाएगी। जाएगी, हाँ हाँ। तो वो पोजीशंस होती है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। हाँ। कॉल एंड पुट का जो हम्म, ऑप्शंस का डेटा है, उससे आप प्री आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आने वाली है। हम्म, दूसरा विक्स का डेटा हो गया कि हम्म, अगर विक्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वो भी इंडिकेट कर देगी कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। हम्म, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ कैरी एक होती है, यानी हम्म, कि जो निफ्टी और फ्यूचर, निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर का डिस्काउंट और प्रीमियम होता है। अगर निफ्टी के फ्यूचर्स के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इंडिकेट करती है कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आ सकती है, अच्छा। जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। हम्म, इसके अलावा जो मेन सेक्टर्स हैं निफ्टी के, जैसे बैंकिंग है जिसका वेटेज निफ्टी में 35% है, आईटी है और ऑयल एंड गैस है। ये तीन हम्म, सेक्टर मिला के निफ्टी 55% के आसपास होती है। हम्म, अगर ये तीनों सेक्टर पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं हम्म, और ऑप्शंस का डेटा को आप मिला दें हम्म, तो उससे क्लूज आपको मिल जाते हैं कि निफ्टी किस तरीके से मूव करेगी। तो हम्म, मैं ये जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में आपको हम यही आइडिया देते हैं कि देखो ये प्री इंडिकेटर्स हैं और प्री मूव आ सकती है, हम्म, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर प्रॉफिट तभी बना सकता है जब वो अर्ली मूव कैच कर ले। हम्म, अगर आपने अर्ली मूव कैच नहीं किया तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। हम्म, तो इन डेटा को देख के हम लोग मूव को अर्ली कैप्चर कर पाते हैं। इसी रीजन से 26 महीनों से हम लोगों को प्रॉफिट है और आप बिल्कुल ऑप्शंस में कैच कर सकते हो डेटा को। अच्छा, एक आम इन्वेस्टर जो होता है जिसे कम जानकारी होती है, तीन चीजों पर बड़ी बहुत ज्यादा नजर होती है और हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना, साल भर में तीन चीजें हर एक इन्वेस्टर की पॉकेट को चलाने की कोशिश करते हैं। पहला है बजट, साल में आना ही आना है। दूसरा ही है इलेक्शन जो साल भर में कई बार आना है। कभी यूपी का होगा, कभी उत्तराखंड का होगा, कभी गुजरात का होगा, कभी पश्चिम बंगाल का होगा, कभी तमिलनाडु का होगा, कभी असम का होगा। आना ही आना है। बजट, इलेक्शन और आरबीआई की पॉलिसी, इन तीनों के जरिए भी क्या ऑप्शंस चलता है या प्रभावित होते हैं? देखिए, यहाँ पे 3 इवेंट की बात की आपने। एक हो गई आरबीआई की पॉलिसी, एक बजट और इलेक्शन। आरबीआई की पॉलिसी में डेटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। आरबीआई की जब पॉलिसी आती है तो बहुत हद तक डिस्काउंटेड होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 प्लस माइनस होंगे, तो हम्म, उसको मार्केट एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। हम्म, रिएक्शन देता है, हम्म, अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्री आ गई तो रिएक्शन देता है। तो अच्छा। उस समय एक एवरेज मूवमेंट दिखती है, हम्म, तो वो आप डेटा से कैच कर सकते हैं। बट ठीक है। जब बजट और इलेक्शंस होते हैं तो उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बजट और इलेक्शंस के रिजल्ट्स उतने क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो नॉर्मली बजट और इलेक्शन के समय विक्स बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इवेंट के बाद कई बार क्या होता है कि प्रीमियम्स क्रैश कर जाते हैं। तो जब ये इवेंट्स होते हैं तो उस समय हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी पोजीशन साइज रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटीज में जरूरी नहीं है आप ट्रेड करो। अब जब सी में तूफान चल रहा है तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा साइड में वेट कर लो, जब तूफान शांत हो जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमारा एम प्रॉफिट कमाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कैपिटल को बचाना है। अगर मेरे पास विकेट बचा रहेगा तो मैं आगे रन बना लूंगा, बट अगर मैंने इवेंट में, तूफान में, बजट के तूफान में लॉस कर दिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेने का उपाय नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब ये इवेंट्स चल रहे हैं, आप बिफोर इवेंट थोड़ा सा पोजीशन साइज कम कर दो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो, और इवेंट के बाद जब क्लैरिटी आ जाए तो आप ट्रेड कीजिए। और इस समय ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि विक्स इंक्रीज हो जाती है, अनसर्टेनिटीज आती है, और इवेंट के बाद प्रीमियम्स क्रैश कर जाते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। दुनिया भर का कोई भी बाजार होता है ना नितिन जी, वो चलता है रिटेल इन्वेस्टर्स के जरिए। कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स आपके बाजार की एक ऐसी रीढ़ हैं जिनके बिना बाजार को मूव करना बहुत बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज का रिटेल इन्वेस्टर ना एप्रिहेंसिव भी है और थोड़ा सा डरा हुआ भी है, दो चीजों को लेकर के कि अब इवोल्यूशन हो गया है ना। अब टेक्निकल इवोल्यूशन तो कब का हो गया था, अब एआई इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों हो गया। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और दूसरा एल्गो ट्रेडिंग, यानी पूरा एल्गोरिदम के साथ में आप जैसा एक एक्सपर्ट होगा और पूरे एल्गोरिदम के साथ में सब कुछ उठा करके रख देगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बहुत बार ये कर नहीं पाता और इसमें पीछे रह जाता है। क्या एआई और एल्गो ट्रेडिंग ने वाकई में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं?
अगर आप इसको सीखेंगे नहीं तो मुश्किल तो आएगी, बट अगर आप एआई का यूज़ करेंगे और एल्गो का यूज़ करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं एग्जांपल कई बार बताता हूँ अपने साथ ही कि कई बार चार्ट्स देख करके मुझे कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उस चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के मैं चैट जीपीटी को दे देता हूँ कि भाई बताओ मुझे कि क्या लग रहा है इस चार्ट में। तो चैट जीपीटी पूरा रूल्स के साथ बता देता है कि इसमें ये डेटा बन रहा है, ये हायर हाई बन रहा है और ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेसिस्टेंस बन रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन लेना, पुट ऑप्शन मत लेना। तो एआई और इजी कर दिया आपकी लाइफ को, आप उसको यूज करना सीखिए। ये तो मैंने एक सिंपल अपने हिसाब से एग्जांपल दिया। मैं आप सोचो 20-22 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और उसके बाद भी आज भी मैं कई बार ग्राफ को का स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को देता हूँ और उसको बोलता हूँ पूरी मुझे एनालिसिस करके बताओ कि ये क्या बोल रहा है। तो आप एल्गो को या एआई को प्रॉपर आप यूज कीजिए और इसका बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे एल्गो की बात करें तो आज के दिन में जब से एआई और एल्गो आया तो मूवमेंट वोलेटाइल हो गई है, एफआईज भी बहुत आ गए लेकिन हैं। होता क्या है ना, आई एम सो सॉरी आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, होता क्या है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप प्रूडेंट होकर के इस्तेमाल करें तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत बार ऐसा है ना कि आपने अगर प्रॉम्प्ट सटीक और सही नहीं डाला तो पता नहीं एआई आपको क्या से क्या बताने लगता है। बहुत बार आप वहां से भी मिसगाइड हो जाते हैं, रिसर्चर मिसगाइड हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स मिसगाइड हो जाते हैं, इनफैक्ट इनोवेटर्स मिसगाइड हो जाते हैं, साइंटिस्ट मिसगाइड हो जाते हैं। ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल सही है, बट फायदे उसके ज्यादा हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। आज अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी है। तो अल्टीमेटली हमें वो प्रॉम्प्ट को सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आने वाले जमाने में अगर हमें इन लाइन होना है तो हमें तो हर हालत में उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम उसके प्रॉम्प्ट्स को सीखें और उसको सही कमांड दें और उसका सही आउटपुट अपने पास लेकर के आए। अब आप एल्गो ट्रेडिंग की बात कीजिए, एल्गो में अगर आप सही स्ट्रेटजी देते हैं तो एल्गो आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा के दे सकता है। आज के दिन में जो एक्सचेंजेस में वॉल्यूम हो रहे हैं उसमें 70% वॉल्यूम एल्गो का है, 30% मैनुअल ट्रेडिंग का है। तो जो 70% एल्गो का वॉल्यूम हो रहा है, क्या वो ऐसा थोड़ी है कि लॉस कर रहे हैं? वो प्रॉफिट बना रहे होंगे तभी तो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एल्गो से आपका इमोशन खत्म हो जाता है। जब आप एल्गो करोगे तो आपका स्टॉप लॉस एल्गो लगाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट एल्गो लगाएगा। तो अगर आप अपने इमोशन को ट्रेडिंग में कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एल्गो एंड एआई मेरे हिसाब से हर रिटेल ट्रेडर को यूज करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रॉम्प्ट को सीखिए और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप कोई भी चार्ट जो आप स्टॉक लेना चाहते हैं, आप एक सिंपल आपको चीज बताता हूं, वो चार्ट को का स्क्रीनशॉट लेके आप चैट जीपीटी को दे दो, फ्री वाले वर्जन को ही, और उसको आप बोलो कि इसका थोड़ा स्टडी करके मुझे बता दो कि ये ट्रेडिंग करने लायक शॉर्ट टर्म में है या नहीं है, तो आपको वो एनालिसिस बना के दे देगा। तो कम से कम बिना कुछ नहीं करने से बेटर है कि आपको वो इंस्टेंट एनालिसिस मिल जाएगी। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, इमोशनल कंट्रोल, है ना? आपने ये कहा हिंदुस्तान वैसे भी बड़ा इमोशनल सा मुल्क है और हमारे इमोशंस ऐसे आ जाते हैं, कभी भी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी भी खुश हो जाते हैं, कभी भी आंसू बहने लगते हैं, कभी भी माँ बेटे के लिए रो रही होती है, कभी इन्वेस्टर अपने पैसे धंधे के लिए लॉस होता है तो बहुत आंसू बहते हैं। बहुत आंसू बहते हैं। और जब ट्रेड में इमोशंस की बात होती है ना सर, तो दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं और वो दो शब्द हैं, एक साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। पिछले आधे घंटे में आप शायद साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की ही बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरी तरीके से एक पेरिफेरी बना करके सामने रखने की एक पैकेजिंग के तौर पर कोशिश करूं, लेकिन इसी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के बीच में ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत से लोग क्या होते हैं ना, कहते हैं कि दिन भर का फायदा काट के मुनाफा काट करके निकल लें, ये दिन भर के कमाई का एक जरिया बन जाता है। और जब आप दिन भर के कमाई का जरिया बना लेते हैं तो आप साइकोलॉजिकली भी परेशान होते हैं, आप वहां पर डिसिप्लिन पूरी तरीके से बहुत बार नहीं हो पाते। क्या ये रिस्की है? देखिए, ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, लाखों लोग चार्टिंग भी यूज कर रहे हैं, डेटा भी यूज कर रहे होंगे, बट उसमें से कुछ लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं और बहुत सारे लोग लॉस कर दे रहे हैं। उसका मेन रीजन होता है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। डिफरेंस यहीं पे आती है। अब टेक्निकल एनालिसिस मैं भी यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस आप भी यूज कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ और हो सकता है दूसरा सामने वाला नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो अपने साइकोलॉजी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको छोटा सा प्रॉफिट मिला, आपने फटाफट बुक कर दिया, लॉस हो रहा है तो आप लॉस में बैठे हुए हो, लॉस में बैठे हुए बड़ा लॉस हो गया। तो वहां पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूं कि ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 20% ही आपका टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स और ये सारी एनालिसिस आती है, 80% आपका माइंडसेट आता है।
आप किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते हैं, हम्म, प्रॉपर ढंग से फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करते हैं, और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है। अब क्या होता है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने 2-3 बार प्रॉफिट हो गया, तो मैं अपनी पोजीशन साइज बहुत इंक्रीज कर देता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्क है किसी भी ट्रेडर के लिए। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइजिंग बढ़ा दो, आप बहुत साइज बढ़ा दिया, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये पोजीशन साइजिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पूरा मिला के यही है कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वकायदे की आप रिसर्च करते हो, ट्रेड एनालिसिस करते हो, तो साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना, वर्क करना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आम आदमी के आम सवाल की तरफ बढ़ूं, एक बात मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग आज से, अभी से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 3 डूज और 3 डोंट्स क्या है? देखिए, ऑप्शन ट्रेड आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे एज अ बिजनेस समझे। अच्छा। आप ऐसा मत समझें कि ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट टाइम है, या ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं पूरे साल में 500% कमा लूंगा। जैसे किसी भी बिजनेस का रिटर्न कितना होता है साल का? 20%, मैक्सिमम 20-25%। 20 तो आपने ज्यादा बोल दिया। कहते हैं कि अगर 10 से 12% भी अगर रिटर्न आपने अच्छा है। रिटर्न कमा लिया तो अगर अच्छा आप है, स्मार्ट रिटर्न। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% मैक्सिमम होती है। म्यूचुअल फंड्स में भी 15%, ट्रू। एफडी में आप लगा रहे हैं 6.5-7% मिलता है। तो आप जब ऑप्शंस में करते हैं तो आप 500% क्यों सोचते हैं साल का? ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑप्शंस आप ऐसा समझो कि मुझे अगर साल का 25-30% भी मिल रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। तो फर्स्ट होना चाहिए कि आप अपना एक टारगेट, एक माइंडसेट चेंज कीजिए कि ऑप्शंस एक बिजनेस है और ये स्किल सेट का गेम है, न कि गैम्बलिंग का है। सेकंड, जब आप ऑप्शन में उतरें तो आप सीख समझ के आइए। ऑप्शंस प्रॉफिटेबल भी है तो बहुत रिस्की भी है। अच्छा। ऑप्शन से आप बहुत पैसे बना भी सकते हो, तो आप अपना पूरा कैपिटल लॉस भी कर सकते हो। आप ये ध्यान में रखें कि इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन में 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं, केवल 10% ही प्रॉफिट बनाते हैं। ये सोच के आप ऑप्शन में आइए। और उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि लर्निंग वहां पे नहीं है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन को सीखिए, शुरू में प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे उसके बाद ऑप्शंस की तरफ आइए। जब आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग आप पेपर ट्रेडिंग से कर लो भाई, एक एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं मैं, मुझे प्रॉफिट आने लग गया, फिर आप इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जब ऑप्शंस में आप आ गए तो फिर स्टॉप लॉस है, फिर डेटा के बेसिस पे ही ट्रेड करना चाहिए, चार्ट्स वगैरह फॉलो करना चाहिए। ये तो हो गए डूज। अब डोंट्स की बात है कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट है, बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, खासतौर से वीकली कर रहे हैं, तो ओवरनाइट आप कैरी नेकेड ऑप्शंस मत कीजिए जब विक्स 15 से ज्यादा है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 15 से ज्यादा अगर विक्स है तो आप नेकेड ऑप्शंस ट्रेड मत कीजिए, आप हेजिंग ऑप्शंस कीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको पोजीशन साइजिंग पे काम करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास जो कैपिटल है, कई बार क्या होता है, केवल 10-20 हजार की कैपिटल है, आपने पूरा कैपिटल एक बार में लगा दिया और लॉस हो गया, तो आप विकेट ही खत्म हो गई, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ट्रेड करने का। तो ऑप्शन में, ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट कैपिटल बचाना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरी कैपिटल किसी भी तरीके से वाइप आउट नहीं होनी चाहिए, मुझे कमाने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं टेलीग्राम चैनल में, जब मैं ट्रेड्स देता हूं, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे लॉस नहीं देना है, मुझे कमाना नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव, मुझे लॉस नहीं देना है। अगर किसी ट्रेड में 4 पॉइंट का भी लॉस हो रहा होता है, हम उस लॉस को बुक करके भागते हैं और अगले ट्रेड की वेट करते हैं। तो लॉस नहीं देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कमाने से। तो कैपिटल प्रोटेक्शन मेन गोल होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट आपका गोल होना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली थ्योरी पे चलना है। ना कि ऐसा करना है कि आपने ट्रेडिंग में घुसे और आप सोचते हो कि मुझे एक महीने में 100% का रिटर्न आ जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक टारगेटेड सिंपल गोल सेट करके आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। सर, मेरे इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में एक पूरा राउंड अप होता है और एक सेक्शन होता है, और इस सेक्शन का नाम है यारा सिली क्वेश्चंस। अच्छा, ठीक है सर, हाँ। इंटरेस्टिंग लगा आपको हाँ, सुन हाँ। करके? शायद आपके लिए सिली क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए वो यही कहते हैं कि यारा सिली क्वेश्चंस जो मेरे हैं वो जरूर पूछ लिए जाएं, क्योंकि स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने वाले बहुत से लोग होते हैं, और वही सिली क्वेश्चंस का अब एक राउंड अप आपके सामने आने वाला है। ठीक है। लोग ये समझना चाहते हैं, पहला सिली क्वेश्चन ये है कि कम से कम कितने में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है? क्या 5,000 से 10,000 में भी की जा सकती है?
टेक्निकली आप कर सकते हो 5 से 10 हजार में, क्योंकि ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हैं तो मिनिमम कैपिटल आपका 6-7 हजार में आ जाता है। बट इतने कम कैपिटल में मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में भी आपका नुकसान हो गया तो फिर आप अगले ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो मिनिमम कम से कम 50,000 का कैपिटल एक बेस लेकर के ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। 5-10 हजार में आपका रिस्क होता है कि आपका एक भी लॉस हो गया तो आप आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे। तो आपको कैपिटल साइज कम से कम 50 हजार की होनी चाहिए। कुछ सिली क्वेश्चंस और भी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को पार्ट टाइम समझें या फुल टाइम बिजनेस मान लें? आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, बट जब भी करें आप फोकस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने रैंडम कोई भी ट्रेड ले लिया, कोई आपका स्टॉप लॉस नहीं है। तो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। आप ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड लिया तो क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीजंस है, और आपका एग्जिट रूट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत जाता है तो मुझे कहाँ निकलना है, और सही जाता है तो मेरा कहाँ टारगेट बनता है। यानी आपका गेम प्लान रेडी होना चाहिए। आइदर आप पार्ट टाइम कीजिए और फुल टाइम कीजिए, वो मैटर नहीं करता है। जब भी कीजिए फोकस्ड और प्लान्ड वे में कीजिए, प्रॉफिट दोनों बना सकता है। पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ये 11 सिली क्वेश्चन में एक व्यूअर ने ये भी कहा है कि मेरे दिल की धड़कनें से 2 बार बढ़ती हैं आज के ज़माने में। एक बार जब ट्रंप को गुस्सा आता है या फिर ट्रंप खुश हो जाते हैं, एक तो वो दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, और दूसरा एक्सपायरी डे वाले दिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन मार्केट होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। दिल की धड़कन ना बढ़े, इस वोलेटिलिटी को कन्फ्रंट करने के लिए मेरे ज़हन में क्या-क्या आना चाहिए? देखिए, एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, नई पोजीशंस बनती है। एक्सपायरी का मतलब ही है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। तो अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, करोड़ों शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो पोजीशंस में नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो जिसके कारण लाजमी है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अब वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, माइंडसेट को कंट्रोल करने का, कि एक्सपायरी वाले दिन आप या तो पोजीशन साइज कम रखें, ताकि आप कम पोजीशंस के साथ ट्रेड करेंगे तो वोलेटिलिटी में आप फंसेंगे नहीं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि करंट वीक जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उस दिन अगले वीक के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगले वीक के ऑप्शंस में वोलेटिलिटी कम होती है और टाइम वैल्यू डिके भी कम होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन डिके फास्ट होगा क्योंकि एक्सपायरी है, और अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिके कम होगा, तो हम लोग नॉर्मली अगले वीक में चले जाते हैं। तीसरा, ये जो एक्सपायरी की वोलेटिलिटी, इसे कंट्रोल करने का तरीका है, आप डेटा के बेसिस पे ट्रेड लीजिए। यानी फियर होगा, बट अगर आप प्रॉपर डेटा पे काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप अगर राइट हो गए तो एक्सपायरी वाले दिन आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, क्योंकि वोलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटी भी तो है। तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का तरीका है कि आप डेटा के साथ ट्रेड कीजिएगा, तो आप उस वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे डेटा स्टडी के साथ एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन डेटा ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम्स ज्यादा होती है और मार्केट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सपायरी वाला दिन मेरे हिसाब से तो पल्स बढ़ाने की जगह फोकस करने की जरूरत है, और एक्सपायरी वाले दिन आप नॉर्मल डे से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप प्लान्ड वे में ट्रेड करते हैं। मेरे प्रोग्राम का अगला सेक्शन होता है लिली डोंट बी सिली। इसमें हम सावधान करते हैं, और जिसमें लिली को ये कहा जाता है कि सिली होकर के कभी भी अपने पैसे मत गंवा देना, जैसा आपने शुरू से कहा। और इसमें हम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रहने चाहिए, कहाँ कहाँ पर सावधान होंगे। लिली डोंट बी सिली में हम इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कर लेते हैं सर। क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने अपनी तरफ से टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया। ऑफ कोर्स आप विश्वसनीय हैं, आप क्रेडिबल हैं, आपका चेहरा हर कोई जानता है। और अगर नितिन मुरारका मेरे शो में बैठ करके लाखों करोड़ों व्यूअर से ये बात कह रहे हैं, तो हाँ, वहां तक चीजें ठीक हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम चल निकला है कि आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, कभी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या जो अलग अलग मीडियम्स हैं, ट्विटर पर, वहां पर आपको पता चलता है टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, लोग फंस जाते हैं और अपने पैसे गंवा भी देते हैं। तो क्या टेलीग्राम व्हाट्सएप चैट से ट्रेड करना वाकई ऐसे चैनल से सिक्योर है? देखिए, इसमें ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कोई भी सर्विसेज लेने के पहले आपको ये देखना जरूरी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अभी जैसे सेबी का एक मैंडेट आया है कि कोई भी आरए अगर सोशल मीडिया पे कोई भी टेलीग्राम सर्विस या यूट्यूब पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो उनको अपना आरए रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। तो आप अगर किसी भी की सर्विस ले रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि वो आरए सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा,
उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख करके ही सर्विस लेना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड कराते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग पब्लिकली पब्लिश करते हैं। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सेबी रजिस्टर्ड है तो ट्रेड कीजिए। और हम लोग तो जैसे एसएमसी एक लिस्टेड कंपनी है और मैं एसएमसी स्टॉक कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो एक लिस्टेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि वो कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएसई में लिस्टेड है, तो उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोई भी अगर आप आरए सेलेक्ट कर रहे हैं तो दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है देखना। वो एक सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये आप देख सकते हैं या उनसे मांग सकते हैं। तीसरा, उनकी एक्सपर्टीज लाइव मार्केट में ट्रेड कराने की कैसी है, और अगर वो ट्रेड दे रहे हैं तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस सीट टाइम स्टैम्प के साथ शेयर करते हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस सीट शेयर करने का दो तरीका है, एक होता है विथ टाइम स्टैम्प और एक विदाउट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प के साथ मतलब क्या हो गया कि जब आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ट्रेड देते हैं तो वहां पे टाइम ऑलरेडी आता है, और अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम स्टैम्प के साथ दूंगा तो वो टाइम स्टैम्प को आप एक्सचेंज के डेटा से मैच कर सकते हैं कि इन्होंने जब एंट्री कराई तो क्या वो रियल प्राइस था या नहीं था। तो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम स्टैम्प के साथ शेयर करते हैं। जो आरए टाइम स्टैम्प के साथ अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर कर रहा है, ही इज अ जेन्युइन आरए। और अगर वो टाइम स्टैम्प नहीं दे रहा है, खाली ट्रेड दे रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैनिपुलेटेड हो सकती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स देख करके आपको डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा और आपके लिए याद रखिएगा कि ये कोई मैं ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड या स्टॉक्स कार्ड ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो विश्वसनीय हैं, और विश्वसनीयता के साथ साथ ये भी पता है उन्हें कि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा उन्हें किस तरह से उसकी इज्जत करनी है और इज्जत रखनी है। मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही विश्वसनीयता की बात की थी और आपको ये भी कहा था कि एक विश्वसनीय चेहरा आपके सामने होगा। सर, मैं अपने प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक और बात बता दीजिए, एक बिगिनर क्या सबसे पहले सीखे, चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी? सीखे क्या? पैसा को प्रोटेक्ट करना सीखे, क्योंकि ऑप्शन में लालच होती है, ऑप्शन ट्रेड या फ्यूचर ऑप्शन में। ठीक है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मुझे कैपिटल को बचाना है। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको चार्टिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिना चार्टिंग के नहीं कर सकते। तो सेकंड हो गया चार्टिंग। थर्ड, फिर आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फियर एंड ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करें, पोजीशन साइजिंग हम क्या करें, ओवरनाइट कैसे करें, तो वो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट हो गए आपको रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड चार्टिंग, थर्ड साइकोलॉजी, इस ऑर्डर में आपको काम करना। अब मेरे प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसका नाम है जिगर में बड़ी आग है। पूरी दुनिया ये कहती है कि रैपिड फायर राउंड जिसमें आग, लेकिन यहाँ पर जिगर में आग इसलिए लगती है क्योंकि ये आम व्यूअर का वो सवाल होता है जो वो ये जानना चाहते हैं कि मैजिक बुलेट की तरह से हमारे यहाँ दिमाग में आकर के कैसे रुक जाए और रुकने के साथ साथ काम कहा जाए। तो अगर आपके भी जिगर में आग है तो शुरू करें। बिल्कुल शुरू कर ठीक है, जिगर में बड़ी आग है। ये एक ऐसा राउंड है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी सवाल करूंगा और आपको जवाब देना होगा। सर, बुल मार्केट या बियर मार्केट, ज्यादा मजा किस में आता है? दोनों में मजा आता है, मूवमेंट होनी चाहिए। वैसे पैसे कमाने के लिए बियर मार्केट ज्यादा अच्छा है। प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है, कैपिटल बचाना? कैपिटल बचाना जरूरी है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, किसका दबदबा ज्यादा? मैं ऑप्शन बायर हूं, बट मार्केट में ऑप्शन सेलर का डेटा देख के ही हम लोग बाइंग करते हैं। तो दबदबा ऑप्शन सेलर का होता है और ऑप्शन सेलर कैपिटलिस्ट होता है, और ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज्यादा चाहिए, ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम चाहिए। बट रिटेलर्स ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, बट दबदबा देखा जाए तो ऑप्शन सेलर्स का होता है। निफ्टी विक्स बढ़े तो डरना चाहिए या मौका ढूंढना चाहिए? मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि निफ्टी विक्स बढ़ने का मतलब मार्केट में कुछ मूवमेंट आने वाली है और ऑप्शन बायर उस मूवमेंट का इंतजार करता है। सबसे खतरनाक चीज, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस दोनों खराब है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ पे कंट्रोल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग दोनों रिस्की है। कंट्रोल्ड वे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। स्टॉप लॉस लगाना मजबूरी या समझदारी? समझदारी। ट्रेडिंग में ज्यादा जरूरी क्या है, दिमाग या पेशेंस? पेशेंस। एक शब्द में मार्केट, अपॉर्चुनिटी या रिस्क? दोनों है। अपॉर्चुनिटी है, बट रिस्क को कंट्रोल करके काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है। एक्सपायरी डे रोमांच या फिर तनाव? एक्सपायरी डे बिल्कुल रोमांच है, बट आप अपने ट्रेडिंग प्लान को प्री डिसाइड करें, डेटा के साथ कीजिएगा तो रोमांच है।
और अगर आप रैंडम गैम्बलिंग के तरह करेंगे तो ये तनाव है। टिप लेकर ट्रेड करना सही या खुद की रिसर्च? खुद की रिसर्च। लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ी गलती, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस और बड़े हो सकते हैं। तो जब आपको बड़ा लॉस हो जाए तो आप आराम से ट्रेडिंग उस दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर देखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या डेली ट्रेडिंग आम आदमी के लिए बेहतर क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेहतर है। क्या सोशल मीडिया वाले ट्रेडिंग गुरुज पर भरोसा करना चाहिए? मैं इसमें नितिन मुरारका जी को अलग कर देता हूँ। देखिए, हमें तो कंटेंट देखने से मतलब है। अगर कोई सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट दे रहा है तो उस पर भरोसा करने में कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि आप जरूर देखिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट मिलते हैं, आप उसको देखिए, वीडियो से आप समझ जाएंगे कि वो जेन्युइन है या नॉट जेन्युइन है। बट लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आपको लर्निंग मिल रही है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट को एक मूवी का, एक फिल्म का नाम देना हो, क्या देंगे? आपका इस राउंड का नाम है क्या? जिगर में बड़ी आग है। जिगर में बड़ी आग है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए तो जिगर में आग चाहिए, क्योंकि बिना जिगर के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकती। क्या बात है। तो क्योंकि हर दिन जब आप ट्रेड करते हो तो जिगरा लेकर के ट्रेड करते हो। वाह। और फिर अगर मूवी का नाम देना है तो एक मूवी आप रख सकते हैं, जिगर में बड़ी आग है, यही मूवी का नाम होना चाहिए। क्या बात है। तो आपने तो मेरे इस सेक्शन को ही इंडोर्स कर दिया। दरअसल नितिन मुरारका जी ये कहना चाहते हैं कि जिगर में बड़ी आग है। आग एक ऐसा शब्द है ना, आपको ठंड में बहुत बार वो तपिश राहत देती है, लेकिन अगर आग भड़क जाए तो बहुत बार वो आग आपको बर्बाद भी कर देती है। बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए उस आग को कंट्रोल वे में रखने के लिए क्या क्या करना है बहुत जल्दी से? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि आग को कंट्रोल रखना ठीक है। है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको पोजीशंस को, रिस्क को मैनेज करके चलना है, एवरेजिंग नहीं करना है, और बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं करना है। यानी चार्ट्स को स्टडी करना है, डेटा जो ऑप्शंस का डेटा है वो स्टडी करना है। यानी कुल मिला के ऑप्शन ट्रेडिंग में हीरो जीरो नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, और एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी एक जेन्युइन होनी चाहिए। आजकल ऑप्शन ट्रेडर ये सोचते हैं साल में मेरा कैपिटल 4 गुना 5 गुना हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जिगर में आग तो है, बट उस आग को कंट्रोल करके चलना है। फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करते हुए अगर ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी। और याद रखिएगा कि नितिन मुरारका जी वो चेहरा है, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि बहुत ही क्रेडिबल, और क्रेडिबल होने के साथ साथ जिसने लगभग 2.25 दशक अपने करियर के, अपने लाइफ के अपना अपना वक्त दिया हो ऑप्शन ट्रेडिंग को, अगर वो यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, आपको डूज एंड डोंट्स बताने के लिए बैठे हैं, तो इसका मतलब होता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। और याद रखिएगा नितिन मुरारका जी अगले एपिसोड में आएंगे, ये उनका वादा है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि मेजर टेक अवेज, यानी आपने इस एपिसोड से क्या सीखा, रिस्क मैनेजमेंट और बाकी आप कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। ये नितिन मुरारका जी आपके एक एक मैसेज यकीनन प्रॉमिस के साथ पढ़ेंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना थैंक यू चाहते हैं? राशिद जी, और सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अच्छे रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए। नमस्ते।